नमस्कार। खबरों के इस अंक के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की दर करीब 37% पर पहुंचने पर सभी प्रदेशों में रही अव्वल। यह कहना है तो शाम से विधायक व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी का। शुक्रवार को विजयनगर स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज करना, महंगाई का बढ़ना इत्यादि अनेक मुद्दों पर सरकार को घेरा। शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री व पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा मानवाधिकार आयोग की शिकायत भेजने के बाद किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी का तबादला कर उसे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। वहीं पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हर माह राज्य की बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जो कि अब लगभग 37% के करीब पहुंच गई है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। जबकि राज्य सरकार रोजगार पैदा करने के बजाय आम लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटने में लगी है। वहीं गैस के दामों में 25 रुपए बढ़ोतरी को आम जनता पर महंगाई की मार बताते हुए उन्होंने कहा कि गैस की तर्ज पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं, जो कि आम जनता पर बोझ डालने का काम है। सरकार को इसे वापस लिया जाना चाहिए। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस संगठन चुनाव के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर कोई देरी नहीं है। जल्द ही पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं इस मौके पर किरण चौधरी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 1 दर्जन के करीब पदाधिकारियों का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया और उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही। किसान आंदोलित हैं, 8 महीने से ऊपर 9 महीने के करीब हो गए हैं किसान भाइयों को, और जिस बर्बरता के साथ किसान भाइयों के ऊपर करनाल के अंदर लाठीचार्ज करा गया, और मतलब हैरानगी की बात यह है कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसे खुलकर बोल रहा है कि सिर फोड़ोगे ना, फोड़ोगे या ना, ये बात मतलब आपने सबने देखा। और उसके बाद जो हालात हुए, जो सिर पे चोटें आई हैं, एक किसान भाई ने तो अपनी शहादत भी दी है, रह गया। और यहाँ के जो हमारे मंत्री हैं वो इन शहादतों के ऊपर, ये जो किसानों की मौत है उनके ऊपर मुखौल उड़ाते हैं। तो इस तरह की सरकार जब आ जाती है तो फिर क्या रह जाता है। अब चौथा बिल जो है किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने वाला बिल, खाली किसानों को नहीं, जिसके पास भी थोड़ी जमीन है या कोई भी उसका थोड़ा ठैया है, ये ऐसा बिल लेकर आए हैं कि पहले जमीन अधिग्रहण से पहले 70% जो है वो रजामंदी चाहिए होती थी। जिस अफसर ने ये लाठीचार्ज करवाया उसको जो है उठा के बदल दिया जाता है, क्योंकि हम मानव अधिकार में गए। पहले तो ये कहा गया कि अफसरों को अपना काम करना है, पहले तो उसको बदला नहीं। अब जब हम मानव अधिकार के अंदर हम लोग पहुंचे और वहां पे गुहार लगाई कि इस तरह से हरियाणा के अंदर जो है जाति किसान भाइयों के साथ हो रही है, तब जब नोटिस आज मानव अधिकार ने दिया है तो उठा के जो है उसको जो है एडिशनल सेक्रेटरी जो है पोस्ट करा गया है, तो उसको कोई मतलब उसको शाबाशी और दे दी। तो इस तरह की सरकार जब आ जाती है कि जो पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, तो आप समझ सकते हैं हालात क्या हो। आज बिजली हो, पानी हो, गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, क्या महंगाई हो रही है। 25 रुपए और बढ़ा दिए गैस पर। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चा तेल की कीमत गिर रही है, लगातार गिर रही है, और यहाँ पे आपकी जेब लगातार कट रही है, लगातार काट रहे हैं। अब ये हालात जब हो जाएंगे ना, तो कुछ रहा। हमारा जो है 37.5% हमारी बेरोजगारी दर आ गई है, 37.5%। पेपर लीक जो हो रहे हैं वो देख लिया आपने, बच्चे जो हैं किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। परचून की दुकानों के अंदर जो है पेपर मिलने लगे हैं। ये सरकार है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि परचून की दुकानों के ऊपर जो है पेपर जो है वो खरीदे जा सकते हैं। तो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह शाम हमारे जो बच्चे हैं जो करते हैं, उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो। ये बात मैंने विधानसभा में पूरी तरह से उठाई। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। और अब मेरा आज वो तो शाम का मैं दौरा कर रही हूँ, उसके बाद जो है अलग अलग सारा जितना भिवानी है, फिर लोहारू है, दादरी है और इधर बाडड़ा है।
शुक्रवार को भिवानी के नवनियुक्त उपायुक्त रिपु दमन सिंह ढिल्लों ने अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने निवर्तमान उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य की भिवानी के विकास कार्य करने पर भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें अपनी विदाई दी। शुक्रवार को भिवानी के नए जिला उपायुक्त रिपु दमन ढिल्लों ने कार्यभार संभाला। वहीं पूर्व जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य को जर्नलिस्ट क्लब द्वारा ससम्मान विदाई दी गई। इस दौरान जर्नलिस्ट क्लब द्वारा पूर्व जिला उपायुक्त को चॉकलेट्स और शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया गया। वहीं साथ ही जर्नलिस्ट क्लब द्वारा नए जिला उपायुक्त से भी शिष्टाचार भेंट की गई। सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों में वृद्धि करने की बदौलत शिक्षा विभाग करेगा ग्राम पंचायतों को सम्मानित। यह कहना है भिवानी की उप जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर का। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए बड़े फैसले के अनुरूप दाखिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर ही यह कदम उठाया गया है। सरकारी स्कूलों में 2 वर्षों से तकरीबन 4,40,000 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़ोतरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को 5 सितंबर को अध्यापक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इस बारे में डिप्टी डीओ संतोष नागर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों में बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने ऐसे स्कूलों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिले के लिए 50,000 की राशि भी घोषित की है। 2 सालों में हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें लगभग 4,40,000 से अधिक बच्चों का नामांकन बढ़ा है और हमारे सरकारी स्कूलों में जो है विद्यालय में बच्चों की छात्र संख्या भी बहुत बढ़ी है। ग्राम पंचायत एसएमसी के सहयोग से और मुखियाओं के सहयोग से इस मुहिम से खुश होकर हमारी सरकार ने और हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफिस ने एक निर्णय लिया कि ऐसे विद्यालय जिन्होंने अपनी छात्र संख्या पिछले वर्ष के अपेक्षा इस बार जो है जैसे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें 20% अधिक हुए हैं। सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में 50% अधिक छात्र संख्या बढ़ाई हो, मिडिल और प्राइमरी में 50% से अधिक संख्या बढ़ाई हो। ऐसे विद्यालयों को 5 सितंबर को प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर एक प्रोग्राम करके और जो है डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और हमारे जो जिले के जितने भी विद्यालय इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे उन्हें प्रशंसा पत्र देकर एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा जिससे कि बच्चों मुख्य अध्यापक प्रिंसिपल की जो है वो मोटिवेट हो और इस मुहिम को हमेशा आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी प्रदेशों में किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। यह कहना है मुख्य न्याय दंडाधिकारी व प्राधिकरण सचिव हिमांशु सिंह का। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में एक्सीडेंट क्लेम्स, वैवाहिक झगड़े इत्यादि अनेक मुद्दों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट क्लेम, विवाह शादी के झगड़े, बैंकर, चेक बाउंस के मुकदमे, दीवानी मुकदमे इसमें शामिल है। इसमें कोई भी आकर न्याय के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें निःशुल्क न्याय दिया जाता है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमा खारिज कराए जाते हैं। उन मुकदमों का फैसला कराकर उनको लिखित में भी दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए फैसले की किसी भी कोर्ट में कोई अपील नहीं होगी और आपसी सहमति से दोनों पार्टी अपना फैसला करना चाहती हैं। के सौजन्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2021 को हरियाणा राज्य के संपूर्ण जिलों एवं उपमंडल स्तर की अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत का मकसद है कि लोग आपसी भाईचारे से ज़्यादा मुकदमों में सहमति बनाएं व अपने केसों का निपटारा कराएं। जो दीवानी केस कोर्ट में लंबित हैं, फौजदारी मुकदमे जिनमें समझौते हो सकते हैं
बैंक के केस, बिजली पानी से संबंधित केस और वैवाहिक मामले, चेक बाउंस के मामले और खर्चे के मामले, जो केसेस कोर्ट में लंबित है, उन सभी केसों का निपटारा आपसी सहमति से इस लोक अदालत में किया जाएगा। और जो केसेस, जो दीवानी केसेस अभी कोर्ट में नहीं आए हैं, अगर कोई पार्टी उनका भी निपटारा कराना चाहती है तो उसके लिए भी संबंधित कोर्ट में वो एप्लीकेशन देके अपना समाधान कराने के लिए आवेदन कर सकती है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको केवल संबंधित बेंच के समक्ष एक आवेदन देना होता है कि आप लोग अपने केस का समझौता करना चाहते हैं लोक अदालत के माध्यम से, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी पैसा या कोई भी सरकारी फीस नहीं लगती। इसके उलट अगर आपने केस दायर करने के टाइम अगर कोई कानूनी फ़ीस दी है, जिसको हम कोर्ट फीस बोलते हैं, अगर आप इस लोक अदालत में अपना समझौता करते हैं तो वो भी आपको रिफंड कर दी जाएगी, वापस लौटा दी जाएगी। जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते निकटवर्ती गांव धनाना वासी अमित की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि भिवानी से मजदूरी का काम करने के बाद जब वह अपने घर जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन का शिकार हो गया। जिले के गांव धनाना 2 वासी अमित की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित मेहनत मजदूरी का काम करता था और कल भिवानी से धनाना जाते समय अज्ञात कारणों से उसकी बाइक सफेदे के पेड़ से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अमित 6 बहनों का इकलौता भाई था। इस हादसे में उसकी मौत होने से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमित के परिवार ने सरकार से अपील की है कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, साथ साथ उसकी बहनों को नौकरी दी जाए, जिससे उसके परिवार वाले अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। इनका नाम अमित कुमार, पिताजी का नाम तिलकराज सिंह, माताजी का नाम कृष्णा देवी, गांव धनाना सेकंड मिलवन पाना। इनके 6 बहनें हैं, एक भाई है। ये परिवार का यही इकलौता कमाने वाला था। पिताजी का स्वर्गवास हो रहा है और बहनों के पास, माँ बाप के पास इनके कोई सहारा नहीं है। इसलिए और ये सड़क दुर्घटना में कल चल बचा, यानी इन स्वर्ग सिधार गया। इनको प्रशासन से ये मांग है कि इनको जो राजकीय सहायता है, आर्थिक सहायता, वो दी जाए ताकि परिवार का, बहनों का गुजारा हो सके और इनका जो है ना परिवार पर बोझ ना पड़े। इनकी बहनें हैं, उनको रोजगार दिया जाए। इनका नाम अमित कुमार सनोफ तिलकराज, गांव धनाना सेकंड से है। इनकी उम्र 28 साल है और इनकी मृत्यु इनके परिवारजनों ने बताया कि ये सफ़ेदे के जो पेड़ था उसका मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से हुई है और इसकी हम 174 CRPC की कार्रवाई बोर्ड द्वारा करवा करके इनका पोस्टमार्टम करवा कर परिवारजनों के हवाले। शुक्रवार को सेक्टर 23 के निकट स्थित नेहरू कॉलोनी की वासियों ने पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। जन स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा लगाकर थक चुके कॉलोनी वासियों ने पानी की समस्या के शीघ्र समाधान करने की जिला उपायुक्त से मांग की। स्थानीय नेहरू कॉलोनी में पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासी पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पूरी कॉलोनी में पिछले कई महीने से पीने के पानी की भारी समस्या है और समाधान के लिए वे बार बार अधिकारियों से मिल चुके हैं। वे केवल मौके का मुआयना करने का कोरा आश्वासन देकर बातों को टाल देते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी समस्या जो की तो बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पब्लिक हेल्थ विभाग की होगी। और 2-3 महीना तो इतना गंदा पानी आया है, सबकी कंडीशन खराब हो रही है। कोई बुखार में पड़ा है और कपड़े धो, कपड़े भी मैल कौन लिकड़दा उसका, और नहावा तो खुजली चाल पड़ा है, जमा बेकार पानी है। आप कृपा करो, बारा पानी बढ़िया आ जाए, बाहर तक कैंपर दरवावा है, मोल कत्ता ही लाओ गरीब आदमी। और हम इस पानी की शिकायत के लेकर SDO प्रवीण कुमार और JE सचिन से मिल चुके हैं कई दफ़ा, पहले भी मिल चुके हैं। अरे हम 31 तारीख को दोबारा फिर मिले थे। उन्होंने 1 तारीख को सचिन जो JE है उसको बोला था भी पानी का निरीक्षण करके मुआयना करके आए, लेकिन JE साहब यहाँ पर नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचने के हम शाम को दोबारा फिर वो सचिन के पास पहुँचे, बोला कल आऊँगा, लेकिन अगले दिन भी नहीं आए। तो हम इसकी शिकायत भी SC साहब को दे चुके हैं और हम आगे भी कर चुके हैं। इतना गंदा पानी आता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं और पानी नहाते हैं तो खुजली हो जाती है, कपड़े नहीं धो सकते इनसे, मजबूरन मोल पानी मंगवाना पड़ता है।
गरीब आदमी है, हरिजन बस्ती है, ये गरीब आदमी मजदूर आदमी है, मोल का पानी कितने दिन में लाएगा। हर दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं, हम कहाँ जाए पानी खातर। तुम्हारा पानी की सुनाई होनी चाहिए, नहीं हम आगे जाएंगे फिर। ठीक, और बिल्कुल गंदा पानी आ, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं। क्या पानी पिए हम? कपड़े धोने खातर गंदा पानी आ रहा है, नहाने के लिए गंदा पानी आ रहा है, पीने का तो बिल्कुल भी नहीं है पानी। भिवानी के निकटवर्ती गांव धिराना के ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सचिव कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की। अपनी मुलाकात में उन्होंने ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा किराया बढ़ाने का विरोध करते हुए तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेने की मांग की। गांव धिराना के ग्रामीणों ने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ऑटो व ई रिक्शा चालक परिवहन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किराए का उल्लंघन कर विभाग और जिला प्रशासन के आदेशों की आमधजिया उड़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी से गांव धिराना 7 किलोमीटर पड़ता है। जब वे गांव से भिवानी आते हैं तो ऑटो और ई रिक्शा चालक उनसे 20 रुपये किराया लेते हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले ये किराया 10 रुपये था, जबकि लॉकडाउन के बाद 15 रुपये कर दिया गया था, लेकिन अब पिछले 3-4 महीने से ऑटो चालक 20 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से ज़बरदस्ती किराया ले रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बस गांव धिराना से भिवानी तक 10 रुपये प्रति सवारी किराया लेती है, जो कि बस स्टैंड तक का होता है, जबकि ऑटो और ई रिक्शा चालक उन्हें बस स्टैंड तक ले जाने के बजाय दादरी गेट और रोहतक गेट तक ही छोड़ देते हैं। उन्होंने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सचिव और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गांव का किराया 10 रुपये प्रति सवारी कराया जाए और ऑटो व ई रिक्शा पर बाहर और अंदर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किराए की लिस्ट भी लगवाई जाए। देखो जी, 3 व्हीलर चलती हैं शहर में, उसमें नाजायज किराया लेते हैं वो और अवैध व्यवहार करते हैं लेडी और जेंट्स से। और बच्चों का किराया होना चाहिए 10 रुपये और बुजुर्ग का किराया 15 रुपये होना चाहिए। और धिराना गाँव से हमारा गाँव है भिवानी एक जगह है जी, दोनों गेट 3 गेट से 7 किलोमीटर हमारा गाँव धिराना पड़ता है, वहाँ से 20 रुपये लेते हैं। और लॉकडाउन से पहले 10 रुपये लेते थे, लॉकडाउन के बाद इन्होंने 15 रुपये कर दिए, फिर भी गाँव नहीं बोला, अब इनको 20 रुपये कर दिए। अब हम RT साहब से मिलने आए तो उसने सोमवार का नाम लिया है, तो उससे हम गाँव ग्राम पंचायत की उससे बात करेंगे। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? साहब हमें मिलेंगे, सोमवार से मिलेंगे। हम टेम्पो के किराए की समस्या के लिए हैं, हम गांव धिराना से हैं। ग्राम पंचायत के कम से कम सैकड़ों आदमियों के हस्ताक्षर किए हुए हैं और लॉकडाउन से पहले 10 रुपये किराए देते थे, अब बीच में 15 रुपये कर दिया था, 20 रुपये ले रहे हैं। और अगर कोई दूसरे गाँव के टेम्पो में बैठ जाता है तो उसको बच्चे को दोबारा बैठाते नहीं है। बच्चा स्कूल से आता है या बच्ची स्कूल से आती है, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। जबकि हमारे से 3 किलोमीटर आगे गाँव है नवा राजगढ़, वो टेम्पो 15 रुपये लेते हैं और हमारे वाले तो कहते हैं हम तो 20 ही लेंगे, बैठना तो बैठो, नहीं बैठो। उसके बाद भी अगर बच्चा स्कूल से लेट होता है या स्कूल से घर से जाने में लेट होता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उसको कहते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे, चाहे तुम्हारा लेट हो कुछ भी हो, हमारे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे गाँव वाले हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इसलिए हम नहीं बढ़ाते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 15 रुपये फिक्स और बच्चों का 10 रुपये ही लेना चाहिए जो स्कूल में जो बच्चे आते हैं। बुआनीखेड़ा कस्बे में 2 पक्षों के बीच पशु खरीद मामले को लेकर हुए झगड़े में बीती रात एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला के परिजनों ने उसे उपचार हेतु चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं महिला ने दूसरे पक्ष पर रात के समय मारपीट करने के आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के बुआनीखेड़ा में भैंस के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में सुलह के लिए एक फैसला भी तैयार किया गया था कि भैंस के आधे रुपए एक पक्ष को और आधे रुपए दूसरे पक्ष को दिए जाएंगे और दोनों पक्षों ने इस बात को कबूल भी किया था। लेकिन अब एक पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने शराब पीकर रात को महिला पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि उसकी माँ रात को भैंस के पास सो रही थी कि अचानक रात को 12 बजे के करीब दूसरे पक्ष के व्यक्ति नशे में आया और भैंस खोलने के लिए वहां आकर उसकी मां के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मां को चोटें लगी हैं और महिला बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती है। इस पक्ष में पुलिस के ऊपर भी भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए हैं और न्याय की मांग की गई है। वरदाल देगा उन्होंने मेरा फिर उसको वो दे गया कि दे गया वो और यूँ छुट्टी छाती कमाएगा मामला यो था भाई महेंद्र स्नो परी सिंह मैंने आतन चोटी ले रखी थी
उसका फैसला कर दिया था। आज़ाद एसआई था जो ऑन ड्यूटी आ रहा था हमारे घर पर, उसने फैसला कराया था 85,000 रुपया। वह भैंस हमने रख ली तो रात में महेंद्र आया है पौने 12 बजे आया है भैंस खोलने नहीं पाया तो मेरी माँ का लट मारी, जातिवाद शक बोलिया और मारने की धमकी दे के गया। मेरी माँ का हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है। और जब हम पानी लेके आने लग रहे थे, जब उसने रास्ते में गाड़ी रुकाई है, उसने फिर जातिवाद शक बोलिया है, फिर वो हाथापाई हुई, फिर वो भाज गया। हमने 112 पर फ़ोन कराया था, आज़ाद एसआई आया, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। वो हमें धमकी और दे के गया था, हमें नहीं भैंस क्यों रखी। भिवानी जिले में कोरोना महामारी का एक और केस ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या पुनः 2 हो गई है। यह कहना है स्वास्थ्य विभाग का। वहीं उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिले वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। शुक्रवार खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,404 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,748 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। अब जिले में कोरोना के 2 एक्टिव केसेस हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।